आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। और आज हम लोग इस क्लास में कक्षा 9th के एनसीईआरटी बेस गुरुत्वाकर्षण नियम के नेक्स्ट टॉपिक प्रणोद तथा दाब, थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए समय को महत्वपूर्ण समझते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण नियम, ग्रेविटेशनल फोर्स में आज हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे प्रणोद, जिसको थ्रस्ट कहते हैं, और दाब, जिसे इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं। तो आज प्रणोद और दाब के बारे में हम लोग इस वीडियो में एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ सीखेंगे, जो आपको जरूर लगेगा कि जीवन में एक नए अंदाज में प्रणोद और दाब के बारे में हम सीखें। तो चलिए ध्यान देंगे हम लोग कि प्रणोद है क्या। तो प्रणोद एक प्रकार के लंबवत लगने वाला बल है, फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स है। प्रणोद क्या है? तो प्रणोद एक प्रकार के किसी सतह पर जब लंबवत बल लगता है तो उसी बल को प्रणोद कहते हैं। तो आप समझ गए हो कि प्रणोद एक प्रकार की बल ही है और कुछ दूसरा नहीं है। देखने में नया नाम ऐसा लगता है, बच्चे समझते हैं कि प्रणोद क्या है, तो कुछ नहीं है, बस एक बल ही है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी सतह के लंबवत, माने एक सतह है तो इसके लंबवत परपेंडिकुलर फोर्स जब इस पर हम डाल रहे हैं तो यही ये सतह हो गया और ये आपका लंबवत बल लग रहा है। तो ये जब सतह पर लंबवत बल लग रहा है तो इसी बल को हम लोग प्रणोद कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रणोद क्या है। तो हम लोग इसको बस आगे इसका समझ लेंगे कि प्रणोद का एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। क्योंकि आप लोग बल का मात्रक पढ़े होंगे न्यूटन। तो प्रणोद है क्या? प्रणोद एक प्रकार की बल ही है, इसलिए इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इसको हम एक लाइन में आपको यहाँ पे परिभाषा के रूप में भी लिख देते हैं कि किसी सतह के लंबवत लगने वाले बल, किसी सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं, थ्रस्ट, प्रणोद कहते हैं। तो चलिए प्रणोद के बारे में आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि प्रणोद एक प्रकार की लंबवत बल है, परपेंडिकुलर फोर्स है। तो आगे अब इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़े थे, लिखे हैं दाब। तो चलिए दाब, प्रेशर है क्या? एक बहुत मजेदार बातों के साथ हम लोग सीखेंगे कि प्रेशर है क्या। जब बताइए कि आपने जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत कुछ ऐसा
प्रेशर से रिलेटेड काम किए होंगे। जैसे आप किसी वस्तु को जब दबाते हैं तो बताइए कि अगर एरिया ज़्यादा रहेगा तो दाब कम पड़ेगा। यानी दाब को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, लगने वाला बल को ही दाब कहते हैं, दाब कहते हैं। और दाब बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अच्छा इसे लिख लेंगे, इसे पी ए से, यानी पी ए का मतलब पास्कल, यानी पी ए से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसका हम लोग एसआई मात्रक लिख लेंगे कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल क्या होता है, पास्कल पी या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यानी पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ज़्यादातर हम लोग प्रयोग दाब का एसआई मात्रक पास्कल के रूप में ही करते हैं, लेकिन यदि ऑप्शन में यदि आपको पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दोनों दे दिया जाए तो सही जवाब दोनों होगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अब हम लोग यहाँ पे दाब बराबर फॉर्मूला लिखेंगे कि दाब बराबर सूत्र क्या होता है, तब बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी प्रेशर बराबर, प्रेशर बराबर फोर्स बटे एरिया, प्रेशर बराबर फोर्स बटे एरिया। और मेन हमारा इसी पर सारा एक प्रेशर की कहानी शुरू होगा। तो हम लोग देखेंगे कि दाब ऊपर है, बल ऊपर है, दाब भी ऊपर है, बल भी ऊपर है, क्षेत्रफल नीचे है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि दाब क्षेत्रफल के उल्टा चलता है, दाब क्षेत्रफल के उल्टा चलता है। यानी दाब हमेशा, दाब हमेशा क्षेत्रफल की विपरीत होता है। यानी देख रहे हैं उल्टा, ये ऊपर है तो ये नीचे, और दाब और बल जो है जो दोनों को समानुपाती चलता है। तो यहाँ दाब और क्षेत्रफल जो व्युत्क्रमानुपाती चलता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, विपरीत। तो अब आप इतने से हम लोग को यहाँ पे मेन कहानी स्टार्ट हो रहा है कि जब क्षेत्रफल अगर उल्टा चल रहा है, दाब और क्षेत्रफल में क्रिया उल्टा है, तो जब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा, कम होगा। यदि क्षेत्रफल घटाएंगे यानी कम करेंगे तो दाब क्या होगा, अधिक होगा। ये बात को समझेंगे, मेन इंपॉर्टेंट यही बात है कि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा, और क्षेत्रफल घटाएंगे तो दाब बोलिए बढ़ेगा। यानी ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा। ये दोनों विपरीत चलेगा हमेशा। अब इसी क्रिया पर आप लोग बच्चे बहुत से ऐसे दैनिक जीवन में प्रयोग किए होंगे कि आप लोग बताइए बचपन में खेल खेले होंगे मुक्का से मारा पीटी वाला, तो आपको याद आ रहा होगा कि बताइए अगर किसी व्यक्ति को थप्पड़ भिड़ा के ऐसे ठोकते हैं तो ज़्यादा चोट लगेगा कि एक घूंसा बना के आप मारते हैं वो पीठ पे, तो बताइए उसमें ज़्यादा चोट लगेगा, किस में ज़्यादा चोट लगता होगा। आप लोग तो दैनिक जीवन में प्रयोग किए ही होंगे, तो आपको याद होगा कि सर मुक्का बांध के मारा था मेरा दोस्त, तो बहुत ज़्यादा पीठ पर चोट लगा था।
क्यों? तो आप लोग बस वही केवल जाने थे कि मुक्का बांध के मारने पर चोट ज़्यादा लगता है और हाथ की उंगलियां फैला कर मारने पर चोट कम लगता है। इसका मतलब है वही प्रैक्टिकल आप लोग जीवन में कर चुके हैं, लेकिन उसको थ्योरी के बारे में आप समझा नहीं पाए उस समय। तो अब आप लोग दोनों क्रिया करेंगे, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों समझ पाएंगे। क्योंकि जब मुक्का बांध कर मारा तो ये बताइए एरिया कम गया, क्षेत्रफल कम गया, तो क्षेत्रफल कमेगा तो बोलिए दाब बढ़ेगा। बोले कि उल्टा चलेगा? तो क्षेत्रफल कम गया तो दाब बढ़ेगा, यानी चोट ज़्यादा लगेगा। बोलो क्षेत्रफल बढ़ा दिए ऐसे मारे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कमेगा, यानी क्षेत्रफल बढ़ा के मारे तो चोट कम लगा होगा। तो यही क्रिया आप लोग जीवन में किए होंगे। अब बताइए, एक बहुत से ऐसा दैनिक जीवन में प्रयोग है कि जब आप बचपना में होंगे तो यदि आपको माँ जी ने गोद लेकर ऐसे सुलाते होंगे कि मेरा बच्चा ऐसे कंधे पर आकर सो, तो देखिएगा कि माँ अपने बच्चे को सुलाते हैं तो ये हाथ को ऐसे फैला फैला कर ऐसे ठोकते हैं धीरे धीरे कि आओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। और कुछ कहानी गीत उत भी गावे लगते हैं मम्मी लोग कि उससे बच्चा सुनकर आनंदमय हो जाए और सो जाए। तो हाथ को ऐसे देखिएगा फैला फैला के ऐसे ऐसे उसको ठोकेंगे। बोलिए, तो ये क्षेत्रफल बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल बढ़ाए तो बच्चा का दाब कम लगेगा कि ज़्यादा? बोलो, जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम लगेगा। इसीलिए हाथ फैला कर ठोकते हैं कि क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो बच्चा पर दाब कम पड़ेगा। अगर उसी बच्चे को ऐसे सुलाना है और क्षेत्रफल घटा दिया जाए और ऐसे ऐसे करके अगर मान लिए कि बच्चे को ऐसे ऐसे ठोकें तो बताइए ये उंगली पतला हो गया तो क्षेत्रफल इसका कम गया तो दाब बोलो बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल कमा तो दाब बढ़ेगा। तब बताइए दाब जब बढ़ेगा तो भौंकाएगा तो बच्चा को नींद आएगा जी कि आप भी आया रहेगा, रोबे लगेगा ना। तो देखिए, एक माँ भी, अनपढ़ माँ भी अगर फिजिक्स न भी पढ़ी है तो भले थ्योरी का ज्ञान नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल का ज्ञान जरूर रहता है उनको। इसीलिए अपने बच्चे को कांधे पर रखकर एरिया बढ़ा कर ऐसे ऐसे सुलाते हैं, कभी ऐसे ऐसे नहीं सुलाते हैं। वो बच्चा भेमियाना शुरू कर देगा क्योंकि क्षेत्रफल कम करेंगे तो दाब बढ़ जाएगा, चोट ज़्यादा लगेगा। वो बच्चा सोचेगा कि आओ पता चला कि सोने वाला था तो 2 घंटा आओ भेमियाते रहेगा, है कि ना बात। तो चलिए अब हम लोग ध्यान देंगे। तो यही दाब और क्षेत्रफल हमेशा ध्यान रखना कि अपोजिट चलता है, उल्टा चलता है। तो अब आपको हम दैनिक जीवन में उदाहरण से, इम्पोर्टेंट उदाहरण से आप लोग को हम दाब के बारे में बहुत कंसेप्ट के साथ जानकारी दे रहा हूँ। दैनिक जीवन में उदाहरण, तो हम लोग दैनिक जीवन में क्या क्या उदाहरण इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि बताइए कि अगर आपको दे दिया जाए कि चाकू की धार, आप लोग घर में चाकू देखे होंगे, चाकू की धार, तो बताइए चला कि चाकू की जो धार है तो चाकू के धार ध्यान देंगे कि उसका धार पतला किया हुआ रहता है। चाकू की धार कैसा रहता है? चाकू की धार कैसा रहता है? चाकू की धार पतला रहता है किया हुआ, ताकि इससे क्या हो जाए, चाकू की जो धार पतला कर दिया जाता है तो पतला कर दिया तो ये ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल कम गया, एकदम पूरा खड़ा हो गया, एकदम पतला एकदम खड़ा रहा धार। तो धार खड़ा है तो उसका एरिया कम है, तो एरिया कम है तो दाब ज़्यादा पड़ेगा। क्षेत्रफल कम का दाब ज़्यादा। ई वाला चौड़ाई का क्षेत्रफल मत समझना, ये ऊपर वाला धार तो पतला रहता है, धार क्या है? पतला। तो पतला है तो समझिए उसका एरिया कम है, तो एरिया कमेगा यानी क्षेत्रफल कमेगा तो दाब बढ़ेगा। इसीलिए दाब ज़्यादा लगता है और सब्जी के
ये क्या करता है, चाकू आसानी से इसे काट देता है। क्या करता है, काट देता है, क्योंकि क्षेत्रफल इसका कम गया, इसीलिए काट देता है। किसी भी प्रकार के औजार है तो उसको पजाते हैं हम लोग लोहार भट्ठी के यहाँ भेजकर, वो पतला कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल कम जाएगा, तो दाब ज़्यादा पड़ेगा, जल्दी कट जाएगा। आप पशु ही घर में होगा, पॉपुली ही होगा आपके घर में, तो बताइए इसका हम लोग अगर धार मोट हो जाए, धार क्या हो जाए, मोट हो जाए, इसे थुथुरा जैसा हो जाए, तब बोलो इससे कुछ काटेंगे तो कटेगा, कम दाब पड़ेगा, क्योंकि चौड़ा हो गया तो क्षेत्रफल, बोलिए इसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया तो दाब कम पड़ेगा, इसीलिए कोई लकड़ी काटते हैं और पफली भोथरा जाता है, उसका धार मोटा हो गया, यानी क्षेत्रफल उसका बढ़ गया, चौड़ा हो गया, तो दाब कम पड़ेगा, इसीलिए काटते काटते थक जाते हैं और कहते हैं कि एकदम भोथरा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो आप समझ गए होंगे बच्चे कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम लगेगा, और क्षेत्रफल कमेगा जिसको पजा देंगे तो देखिए एकदम पतला धार हो गया। अब इसका क्षेत्रफल कम गया, पतला हो गया, तो दाब ज़्यादा लगेगा, एकदम लकड़ी फटाफट कचाकच कट जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब कम लगेगा, क्षेत्रफल घटाएंगे तो दाब अधिक लगेगा। तो चाकू की धार में हम लोग समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल कम होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, कम होता है। तो बोलो इसमें दाब क्या लगेगा, दाब अधिक लगता है, जब क्षेत्रफल कम तो दाब अधिक लगता है, दाब अधिक लगता है, तो सब्जियां आसानी से कट जाता है, सब्जियां आसानी से कट जाता है, सब्जियां आसानी से कट जाता है। बिल्कुल समझ गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे आप लोग बच्चे स्कूल में बैग लटका कर जाते होंगे, बिल्कुल आपको दैनिक जीवन में जो प्रयोग किए वही उदाहरण देंगे, कोई किताबी और इधर उधर के एग्जाम्पल नहीं, जो आपको जीवन में प्रयोग किए हैं वही उदाहरण देंगे, ताकि बिल्कुल बच्चा उस उदाहरण से अपने मानसिकता में उस भावनाओं को प्रकट करे और महसूस करे कि ना सर ये तो बात बिल्कुल हमारी आत्मा वाली बात अब तो बता दी है सोच के सर। तो चलिए दूसरा नंबर एग्जाम्पल आपको देते हैं कि स्कूल जाते होंगे तो एक बैग जरूर पीठ पे लटकाते होंगे, तो स्कूल बैग की पट्टियां जो ध्यान देंगे कि स्कूल बैग में दोनों तरफ पट्टी जो कांधे पर लगता है, तो देखिएगा वो चौड़े चौड़े पट्टी रहता है, चौड़े चौड़े पट्टी रहता है। तो एक चौड़ा पट्टी क्यों बनाया जाता है, क्या इस पट्टी को ऐसे पतले रस्सी जैसा भी अगर बना देते तो क्या कंधा में नहीं लटकाया जा सकता था, थोड़ी ना टूट जाता, ऐसा नहीं है कि टूट जाता, पतला भी बना सकते थे। तो क्या ऐसा चौड़ा लगाया जाता है पट्टी, किस लिए, क्या सुंदर दिखने के लिए, कि अधिक मजबूत होने के लिए, कि कंधों पर दाब कम पड़ने के लिए, कि बताइए कि ये मजबूत होने के लिए। तो क्या आप लोग को लग रहा होगा, लग रहा है कि ये तो अच्छा लगने के लिए भी सर लगाया जाता है चौड़ा पट्टी, नहीं दोस्त, वो गलत बात सोच रहे हैं। आपको एक बैग की जो पट्टियां हैं, बैग की पट्टियां आपको वो चौड़ी होती है, इसकी पट्टियां कैसा होती है, चौड़ी होती है। तो चौड़ी क्यों होती है, चौड़ी क्यों होती है, बताइए। चौड़ी इसलिए होती है कि जब चौड़ा रहेगा तो उसका क्षेत्रफल बढ़ा हुआ दिखाई देगा, चौड़ा होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा,
क्षेत्रफल अधिक होगा, क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम पड़ेगा, दाब कम पड़ेगा, दाब कम पड़ेगा तो कंधों पर दाब कम पड़ेगा। यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं कंधों पर दाब कम पड़ेगा, कंधों पर दाब कम पड़ेगा। अगर रस्सी जैसा पतला अगर बना दिया जाए फीता को, पट्टी को, तो कंधा पर उसका जब पतला बना दिया जाए रस्सी जैसा तो क्षेत्रफल कम जाएगा तो दाब ज़्यादा पड़ेगा, यानी कंधा दर्द देने लगेगा, कंधा छिला जाएगा। बताइए तो बच्चा फिर बैग टांग के पढ़े जाएगा, 5 किलो किताब लेकर, 1 केजी लंच लेकर, एक टिफिन बॉक्स, पानी हो जाता है ना 1 केजी मिलाकर लंच पानी। अब बताइए उतना वजन वाला बच्चा अगर कंधा पर बैग टांग के लेकर जाएगा तो बच्चा को क्या हालत होगा। तो इसीलिए पट्टी उसका क्या लगाया जाता है, चौड़ा और गद्दीदार दिया जाता है ताकि कंधा पर दाब कम पड़े। तो बिल्कुल ये बात आप लोग समझ गए होंगे। और तीसरा नंबर आपको देते हैं कि आप रेगिस्तान में, राजस्थान में पड़ता है रेगिस्तान, तो रेगिस्तान में खाली रेत वाला बालू रहता है। क्या रहता है, रेत वाला बालू रहता है वहाँ पे। तो ऊंट के पैर जो होते हैं, ऊंट के पैर, आप बताइए कि वहाँ रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है किसको, ऊंट को, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज। मतलब रेगिस्तान में बालू पर पूरा तेज से दौड़ते हैं तो ऊंट ही दौड़ पाते हैं और अन्य कोई जानवर नहीं दौड़ पाएंगे। वहाँ चाहिए कि घोड़ा को दौड़ा ले, नहीं दौड़ पाएगा। ऊंट क्यों ज़्यादा दौड़ता है, अगर ऊंट और घोड़ा दोनों में दोस्ती लगा के कहा जाए कि चलिए हम लोग में देखते हैं कौन जीतता है, तो रेगिस्तान में बालू में जाने से यदि पहले सड़क है पक्की तो पक्का बात है कि घोड़ा आगे निकल जाएगा, ऊंट से आगे निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही रेगिस्तान मिलेगा खाली सोन जैसा बालू, पूरा बालू के खदान ही रेत मिलेगा, अब उस रेत में जैसे एंट्री मारेगा घोड़ा तो घोड़ा की चाल कम जाएगा और ऊंट की चाल बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों, तो यही कहानी है दाब बल बटे क्षेत्रफल के चलते। तो ध्यान देंगे कि ऊंट के पैर जो होते हैं दोस्त वो चौड़े होते हैं, इनके पैर कैसा होते हैं, चौड़े होते हैं, पैर कैसा होते हैं, चौड़े होते हैं। तो जब पैर चौड़ा होंगे तो यानी क्षेत्रफल क्या हो गया, पैर का बढ़ गया, यानी क्षेत्रफल अधिक, क्षेत्रफल अधिक होगा। तो क्षेत्रफल अधिक होगा तो बोलो दाब कम पड़ेगा, दाब कम पड़ेगा। इसलिए ऊंट पर जब दाब कम पड़ेगा तो धंसेगा कम, कम धंसेगा, कम धंसेगा, कम धंसेगा, बालू में कम धंसेगा। लिखते हैं रेत, रेत, रेत माने बालू, रेत पर कम धंसेगा। अब समझ गए होंगे, जब कम धंसेगा मतलब पैर रखे तो कम धंसा तो तुरंत उठ जाएगा, ऊपर उठा के फिर अगला कदम बढ़ाएगा, फिर अगला कदम बढ़ाएगा। अगर पैरे धंस जाए अंदर तक तो निकाले ही में रह जाएगा, हाले निकलेगा, एक निकालेगा एक धंसेगा, एक निकालेगा एक धंसेगा। अब समझ गए होंगे कि सर क्षेत्रफल जब जिसका चौड़ा रहेगा, क्षेत्रफल अधिक रहेगा तो दाब कम पड़ेगा। और वही घोड़ा को पैर के जो नल ठोकाया हुआ रहता है, घोड़े की जो पूँछ होती है उसका एरिया कम होता है, छोटा छोटा होता है। तो छोटा छोटा होता है तो एरिया कम होता है तो दाब ज़्यादा पड़ेगा और घोड़ा का पैर धंस जाएगा, इसीलिए घोड़ा उतना तेज नहीं दौड़ पाएगा और ऊंट की हमेशा विजयी हो जाएगा और घोड़ा पराजित हो जाएगा। तो समझ सकते हैं कि सब जगह जगह की बात है कि एक समय पर सड़क पर घोड़ा विजय प्राप्त करेगा तो रेगिस्तान में ऊंट का विजय प्राप्त होगा। इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यानी जहाज नियत दौड़ता है और कोई नहीं दौड़ पाएगा जानवर इतना। और जैसे इसमें आप थार गाड़ी के भी नाम सुने होंगे, थार
जो बहुत इसका थार जो गाड़ी है इसका बताइए कि टायर जो होते हैं अधिक चौड़े होते हैं। बोलिए, देखे होंगे थार गाड़ी ब्लैक में अधिक चौड़े, तो अधिक चौड़ा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा रहेगा, दाब कम पड़ेगा, क्षेत्रफल अधिक, दाब कम पड़ेगा, इसलिए बताइए कीचड़ में, बालू में थार गाड़ी देखते हैं कि एकदम पावर में चलता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए कीचड़ में या रेत में अधिक चाल से चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क इसको ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसका थार नाम पड़ा है, क्योंकि थार जो है, थार एक जगह का नाम है जो रेगिस्तान में पड़ता है। इसी के शायद नाम पे थार गाड़ी का नाम थार रखा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ट्रैक्टर आप अपने जीवन में, दैनिक जीवन में जरूर प्रयोग करते हुए देखे होंगे। आपके खेत में जब ट्रैक्टर जाता है खेत जोतने के लिए, तो ट्रैक्टर के टायर आप लोग समझ रहे होंगे कि ट्रैक्टर के टायर जो होता है वो चौड़ा होता है। ट्रैक्टर के टायर पीछे वाला क्या होता है? बड़ा, मोटा और चौड़ा होता है। क्यों चौड़ा होता है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होगा, दाब कम पड़ेगा, तो कीचड़ में कम धंसेगा, इसीलिए उसका टायर अधिक चौड़ा बनाया जाता है। और एक बात आओ देखिएगा कि टायर तो चौड़ा होता ही है, लेकिन उसके साथ वो लोहा के कैजविल भी देखिएगा, तो इस प्रकार से लोहा के कैजविल भी आपको उसमें साथ में नट बोल्ट से कस देता है दोनों तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि टायर के साथ साथ कैजविल जब बढ़ा दिए 1 फीट, तो समझिए कि और टायर चौड़ा हो गया, दोनों तरफ एरिया बढ़ गया। तो एरिया बढ़ गया तो दाब नीचे उसको मिट्टी में कम पड़ेगा, इसीलिए वह कीचड़ में भी, कादों में भी ट्रैक्टर पूरा खेत को जोत लेता है और धंसता नहीं धंसता है। इसीलिए दोस्त कैजविल लगाया जाता है। देखिए कादों में चलने वाला ट्रैक्टर में कैजविल दोनों तरफ लोहा के कस दिया जाता है बोल्ट पर। क्यों? उसको एरिया बढ़ाने के लिए कि चौड़ाई बढ़ जाएगा तो दाब कम पड़ेगा और धंसेगा नहीं। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि यदि ट्रैक्टर के टायर में कैजविल लगा दिया जाता है, निम्नलिखित में से किन बातों के लिए? ऑप्शन ए देगा, क्वेश्चन सुन लिया ना बढ़िया से, ट्रैक्टर के टायर में कैजविल जोड़ दिया जाता है। क्यों? ऑप्शन पहला, सुनेंगे बढ़िया से, क्या सुंदर लगने के लिए? बोलो, सुंदर लगने के लिए, ट्रैक्टर के शक्ति बढ़ाने के लिए, ट्रैक्टर की शक्ति बढ़ाने के लिए, कीचड़ में कम धंसने के लिए, कि इनमें से कोई नहीं? तो आप समझ गए होंगे कि सर ये सुंदर लगने के लिए नहीं लगाया जाता है, ट्रैक्टर की शक्ति प्रदान करने के लिए नहीं लगाया जाता है। क्या कैजविल लगाने से ट्रैक्टर के पावर बढ़ जाएगा? नहीं दोस्त, वो एरिया बढ़ाने के लिए लगाया जाता है ताकि वह कीचड़ में नहीं धंस सके। तो ट्रैक्टर के टायर प्लस इसमें कैजविल जोड़ दिया जाए, कैजविल जब दोनों को साथ में जोड़ दिया जाए तो बताइए इसका हाल क्या होगा? क्षेत्रफल अधिक होगा, दाब कम पड़ेगा,
कीचड़ में कम धंसेगा, कीचड़ में कम धंसेगा। और आप लोग को दैनिक जीवन में और उदाहरण से हम आप लोग को और कुछ सिखाना चाहते हैं आप से, ताकि लगे कि ना सर अब छोड़ दीजिए, अब एग्जाम्पल मत आप ज़्यादा दीजिए सर, अब एकदम बिल्कुल सीख गए। आपको मना करना पड़ेगा कि अब छोड़ दीजिए सर, अब मत एग्जाम्पल दीजिए। तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि सर्कस वाला खेल, सर्कस वाला आता है तो चौड़ा पटरा जो होता है प्लाई वाला, वो अपने सीने पर रख लेता है और मोटरसाइकिल को अपने सीने पर चढ़ाकर पार करवाता है। तो बताइए, मदारी देखने वाले लोग कहते हैं कि बाप रे, अब सही में जादू है, हम लोग के सीना पर मोटरसाइकिल चढ़ा देगा तो हम लोग बचेंगे जी, मर जाएंगे या तो बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा। ये बताइए, तो ये बचवा के सीना पर गाड़ी चढ़ा दे रहा है, ये मामूली खतरा के बात है। ये जादू नहीं जानता तो कैसे बचता? तो जादू नहीं है दोस्त, वो साइंस का कमाल है कि उसको सीना पर चौड़े पटरा रख दिए। तो चौड़े पटरा रख देने से एरिया क्या हो गया? बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया। तो जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब उस पर कम लगेगा, यानी मोटरसाइकिल पार करेगा तो उस पर दाब सीना पर कम पड़ेगा, इसीलिए उसको पता नहीं चलता और मोटरसाइकिल पार हो जाता है 1 सेकंड में जल्दी से। ऐसा ना कि उसको सीना पर गाड़ी रोक के ब्रेक मारेगा, नहीं, वो तो टपा देता है केवल 1 सेकंड में, तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लकड़ी के चौड़ा पटरा रखा हुआ है, चौड़ा तख्ता। तो इसीलिए क्षेत्रफल बढ़ा देता है ताकि हमारे जो मदारी करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके सीना पर दाब कम पड़ेगा। क्या बात है ना, सही? अच्छा, और भी आप लोग ध्यान से समझेंगे कि इसमें आपको सर्कस वाली बात तो समझ गए। अगर मान लिए कि आप कहीं नदी किनारे गए और दलदल में फंस गए, जो एकदम पूरा दलदल के नाम सुनोगे कि एकदम बालुई जैसा रहेगा और ऊपर से लगेगा कि सूखा हुआ है, पानी नहीं है, लेकिन अंदर पानी एकदम सलरी जैसा बना रहेगा। पैर रखिएगा तो धंसना शुरू होगा, वहाँ पे खड़े रहिएगा कुछ देर तो पता चले कि धीरे धीरे अंदर की ओर जा रहे हैं। तो क्या बताइए, जब कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाएगा तो क्या एक पैर उठाएगा तो दूसरा पैर पता चला कि इतना धंस गया, इसको निकालने के चक्कर में इसको ऐसे किया तो ये वाला पैर अगर एगो उठाए तब तक ये पूरा कमर भर धंस गया। तो क्या उन स्थितियों में क्या उस व्यक्तियों को सीधा खड़ा रहना चाहिए कि बैठ जाना चाहिए कि लेट जाना चाहिए? आप ही लोग बताइए। तो क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है कि जितना भर धंसा उतने पर कम से कम वो लेट जाए दोस्त। क्या हो जाए? पूरा हाथ पैर एकदम जितना फैले उतना फैला के पूरा लेट जाइए, ताकि एरिया एकदम बढ़ जाएगा तो दाब कम पड़ेगा और धंस नहीं पाइएगा। तब तक चिल्लाइए, दौड़ो जी दौड़ो जी दौड़ो जी, धंस रहे हैं, तब तक कोई न कोई पहुंच जाएगा और आपकी जान बचा लेगा। ये न कि चुपचाप खड़ा रहना, तो खड़ा रहने पर एरिया आपका कम है, पैरे भर में खाली एरिया नीचे है तो एरिया कमेगा तो दाब बढ़ेगा और आप दलदल में धीरे धीरे धंस जाएंगे और पूरा अंदर चले जाएंगे। तो कभी भी अगर दलदल में पैर फंसता है तो वहाँ पे सीधे लेट जाओ, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप लोग अभी बरसात के मौसम है, कहीं भी कीले मिट्टी रहता है तो कहते हैं कि एक पटरा रख दीजिए, उस पर रख के पार हो जाइए, क्योंकि वो धंसेगा नहीं, क्योंकि चौड़ा रहेगा, एरिया बढ़ जाएगा, दाब कम पड़ेगा। आप बताइए कि अब खाली पाँव ऐसे करके अंगूठे के बल पे ऐसे करके पार होंगे, चाहे खाली पैर, तो ज़्यादा कीचड़ में पैर धंसता होगा। लेकिन वही चप्पल पहन कर चलते हैं तो कम धंसता है, क्योंकि चप्पल पहनने से पैर के नीचे वाला एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। तो एरिया बढ़ गया तो दाब कम लगेगा। इसीलिए पैर पहन के पैर में चप्पल पहन के हल्का कीचड़ है तो आप पार हो जाते हैं, लेकिन खाली पैर में रहेंगे तो वो क्या होगा? धंसेगा। देखिए, प्रकृति ने हम लोगों को
पैर भी बनाए हैं तो एरिया बढ़ा दिए हैं, है कि नहीं। पैर अगर ऐसे सीधे रखते तो जहाँ जाते वहाँ धंस जाता, लेकिन उसको ऐसे बनाए हैं आगे की ओर, ऐसे, है कि नहीं बात। ऐसे इसलिए बनाए हैं ताकि व्यक्ति को हर जगह चलना फिरना रहेगा और एरिया ज़्यादा रहेगा तो पूरा शरीर का जो बल है, पूरा भार है, उस पर दाब नीचे पड़ेगा तो वो एरिया बढ़ा देंगे नीचे पाँव वाला भाग, तो उस पर दाब कम पड़ेगा और वो आसानी से चल पाएगा। मोटरी लेके किसी भी सिर पर बड़ा से बड़ा बोझ लेकर, वजन वाला लेकर भी लोग चलता है तो पाँव हम लोग को प्रकृति ने एरिया बढ़ा दिए हैं, शुरू में जन्म देते हैं उसी टाइम चौड़ा कर देते हैं ताकि बताइए इसको शरीर के ऊपर जितना बल लगे, ऊपर से कोई भी वजनदार सामग्री रखे तो नीचे पैर उसका संभाल ले, किसी प्रकार का कोई धंसने की समस्या नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे दोस्त कि दाब क्या है। तो दाब क्षेत्रफल के हमेशा उल्टा चलता है, यानी आपको जहाँ दाब कम करना होगा तो क्षेत्रफल वहाँ क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, क्षेत्रफल बढ़ाना होगा। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग दाब के बारे में बिल्कुल समझ गए होंगे और हमें इतना पूर्ण विश्वास है, आशा है कि जरूर है कि इस वीडियो में आप लोग दाब के बारे में अपना कंसेप्ट बिल्कुल सरल और अपने दैनिक जीवन के उदाहरण से जुड़े हुए शब्दों में आप लोग बिल्कुल आसान भाषा में दाब के बारे में सीखे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आप लोग को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना। तो चलिए इसी से रिलेटेड आगे नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए अपने YouTube चैनल पर आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक के बटन जरूर दबा दीजिएगा दोस्त, ताकि आप लोग को यही सब्सक्राइब और लाइक और व्यू देखकर मेरा मन उत्साहित होता है कि नहीं इन लोगों को और आगे वीडियो बना कर दें ताकि बच्चे को नया कुछ अलग अंदाज में, सरल अंदाज में सीखने को मिले। और आप लोग को इस तरह से हम वीडियो देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कोई परेशानी हो दोस्त तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बताइएगा ताकि हम उस कमियों को दूर कर सके। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।